श्री राम जय जय राम। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल में। इसका नाम है नवोदय विज्ञान बाय के सर। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम घर घर तक विज्ञान को पहुंचाने की मुहिम चला रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। और इस क्रम में मेरा काम वीडियो के माध्यम से जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा और जिम्मेदारी वाला काम आप सबका है, जिसके माध्यम से आप इस ज्ञान के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका स्तंभ की तरह निभा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे एक ऐसे सिद्धांत की जिससे इस धरती पर जीवों का भरण पोषण चलता है, और यह प्रक्रम या यह सिद्धांत प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण जो है वो पादपों में, प्लांट्स में घटित होता है। पादपों में भी कहाँ घटित होता है? पादपों के हरे भागों में घटित होता है। हरे भागों की अगर हम बात करते हैं, उसमें हम मुख्य रूप से लेते हैं पत्तियों को। और पत्तियों में भी अगर देखा जाए तो पत्तियों में एक विशेष उत्तक होता है पत्तियों के बीच में, जिसे कहा जाता है पर्णमध्योतक। उस कोशिकाओं में, पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में ये होता है। क्यों वहाँ होता है? क्योंकि वो हरे रंग की कोशिकाएं एक विशेष संरचना से युक्त होती है, जिसको हरित लवक कहते हैं। और हरित लवक जो है वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में पादप में पर्णमध्योतक कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हरित लवक की हम चर्चा कर रहे थे कि हरित लवक दोहरी झिल्ली वाली एक ऐसी संरचना होती है जिसमें इस तरीके से कुछ झिल्लियां व्यवस्थित होती है जो सिक्कों के स्तंभ की भांति दिखाई देती है, जिन्हें ग्रेनम कहा गया था। और इनकी एक इकाई, जिसे हम गोल सिक्के की भांति बना रहे हैं, उसे थाइलेकोइड कहा गया था। और किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश जो है वो पत्तियों की सतह पर आकर हरित लवक में जाता है और हरित लवक में थाइलेकोइड की झिल्लियों पर पड़ता है, तो उस प्रकाश का एक विशेष स्पेक्ट्रम जो है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं, विबग्योर, जिसे हम प्रकाश विकिरण भी कहते हैं, जो 7 रंगों की होती है, इस विबग्योर स्पेक्ट्रम में से अवशोषण की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसे हम एक इमेज के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट जो है वो इस अवशोषण में पार्टिसिपेट करती है। उससे पहले हम एक बार आपको दोबारा याद करवा देते हैं। इन थाइलेकोइड की झिल्लियों में कुछ ऐसे संगठित संरचनाएं होती है जिनके अंदर इन वर्णकों के अणु पाए जाते हैं, और ये हजारों की संख्या में होते हैं, जिनमें से सबसे मुख्य भूमिका होती है वो होता है क्लोरोफिल बी की। उसके अलावा क्लोरोफिल ए की, उसके अलावा क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल जैसे पिगमेंट जो हैं, वर्णक जो हैं, वो इसमें काम करते हैं। ये तीनों जो हैं वो सहायक वर्णक हैं, और क्लोरोफिल ए जो है वो मेन अर्थात मुख्य वर्णक की तरह काम करते हैं। ये सब मिलकर जिस संरचना को बनाते हैं उसे LHC कहा जाता है, और इसे कई बार एंटीना, प्रकाश के लिए एंटीना या ग्राही संरचना भी कहते हैं। और यहाँ से प्रकाश पड़ने के बाद यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है, जिसे हम यहाँ इस तरीके से विकिरणों की सहायता से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इस झिल्ली के अंदर जो वर्णक है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं, और किसी दूसरे मॉलिक्यूल या यौगिक के पास, जिसे हम प्राथमिक ग्राही कहते हैं, उसके पास ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। इस तरीके से शुरुआत होती है प्रकाश संश्लेषण की। अब मैं एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ
कि किस तरीके से अवशोषण की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। देखिए, मैं एक पीपीटी बना के आप लोगों को सुंदर सुंदर डायग्राम्स जो हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से कि कौन कौन से वर्णक जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वाई एक्सिस जो है वो प्रकाश अवशोषण को प्रदर्शित कर रहा है 50% से लेकर 100% तक, और एक्स एक्सिस पर जो है वो प्रकाश ऊर्जा की विकिरणों का तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ जो बताया जा रहा है, जो 400 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक यहाँ पर दर्शाया गया है। अब बात करते हैं जब अवशोषण की, तो सबसे मुख्य जो रोल होता है वो होता है क्लोरोफिल ए का, जैसे हम बात कर रहे थे। तो क्लोरोफिल ए जिस वेवलेंथ पर, जैसे कि हम देख रहे हैं 400 के बाद से ही वेवलेंथ पर ये अवशोषण कर रहा है, और उच्चतम जो इसका अवशोषण है वो 460 के आसपास आ रहा है। और फिर से ग्रीन जैसे लाइट आती है उसमें अवशोषण नहीं होता है। इसका मतलब है कि ग्रीन लाइट या हरे प्रकाश को जो है पौधे का क्लोरोफिल जो अवशोषित नहीं करता है, और फिर से लाल क्षेत्र में आते आते 620 के बाद अवशोषण का ग्राफ जो है फिर से बढ़ने लगता है, और ये 700 से थोड़ा पहले मतलब 680 और 700 के आसपास जो है वो पीक पर होता है। और जिस तरीके से क्लोरोफिल ए का ग्राफ देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ये लाल डार्क लाइन जो शो हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो क्लोरोफिल ए की अवशोषण की क्षमता के सापेक्ष लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरे जो सहायक वर्णक हैं जैसा कि है क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, ये सहायक वर्णक की तरह काम करते हैं। ये भी इस ग्राफ को थोड़ा बहुत फैलाने में देखिए यहाँ से समझ सकते हैं कि क्लोरोफिल ए का मेन हम मान रहे थे, उसके बाद ये दोनों जो हैं वो मिलकर क्या कर रहे हैं, इस रेट ऑफ सिंथेसिस वाले ग्राफ की चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है ये सहायता कर रहे हैं, लेकिन पूरा जो मेन डायरेक्ट रिलेशन जो आप देखेंगे यहाँ पर वो क्लोरोफिल ए के साथ है। अब बात करते हैं कि प्रकाश की ऊर्जा जैसे ही थाइलेकोइड पर पड़ती है, ये देखिए थाइलेकोइड है और यहाँ पर थाइलेकोइड पर ऊर्जा जैसे ही पड़ती है तो प्रकाश तंत्र सेकंड नाम से एक तंत्र होता है। ये ऐसे दो तंत्र होते हैं थाइलेकोइड की झिल्ली में। जिसकी डिस्कवरी पहले हुई थी उसको फर्स्ट कहा गया है, जिसकी डिस्कवरी या खोज बाद में हुई उसको सेकंड कहा गया है। प्रकाश तंत्र सेकंड और प्रकाश तंत्र फर्स्ट पर सूरज की सीधी लाइट पड़ती है, जिसे हम ये ऑरेंज लाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइट लिखा हुआ भी है। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पैदा हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र सेकंड से निकलकर और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की सहायता से गति करते हुए प्रकाश तंत्र फर्स्ट पर पहुंचते हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रकाश तंत्र सेकंड जो है उस पर लाइट पड़ने के बाद जल के अणुओं का विघटन हुआ है, जैसा कि हम बात कर रहे थे, ऑक्सीजन पैदा हुई है और इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं उच्च ऊर्जा वाले, वो यहाँ पर गति कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आए कहाँ हैं एग्जैक्टली, जल के अणुओं के विघटन से आए हैं, जिससे ऑक्सीजन भी बनी है और उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी बने हैं, और यही इलेक्ट्रॉन आगे जो है आगे गति कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं अपने बोर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में, ब्लैक बोर्ड के साथ में। हाँ, तो प्यारे भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे कि प्रकाश का अवशोषण जो होता है वो वर्णकों के द्वारा होता है, और वर्णकों से बना हुआ समूह जो है वो एंटीना कहलाता है। इसी क्रम में आगे हम समझते हैं कि सामान्यतः जो पादप होते हैं उनमें वर्णकों से निर्मित दो प्रकार के एंटीनास जनरली देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, और उन एंटीनास को हम प्रकाश तंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रकाश तंत्र के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में प्रकाश तंत्र को हम फोटो सिस्टम भी कह सकते हैं। और इन प्रकाश तंत्रों के माध्यम से जो किससे बने हुए हैं, वर्णकों से बने हुए हैं, क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड से, इनके माध्यम से प्रकाश अभिक्रिया जो है वो होती है, और वो भी दो तरीकों से संपन्न होती है, जिसे हम यहाँ पर नीचे डायग्राम से समझ सकते हैं। पहला तरीका जो है हम बात करेंगे जेड स्कीम, जिसको अचक्रीय फॉस्फोरिलेशन भी कहा जाता है, जेड स्कीम भी बोला जाता है, और अचक्रीय इसलिए हम इसे नॉन साइक्लिक चक्रीय फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं।
इस फॉस्फोरिलेशन में हमें यह समझना है कि जैसे ही सूर्य की ऊर्जा जो है अलग अलग वेवलेंथ की प्रकाशीय ऊर्जा जो है, जैसा कि हम अभी ग्राफ में देख रहे थे, वो प्रकाश तंत्रों पर पड़ती है। दो प्रकार के प्रकाश तंत्र हैं, एक है पीएस सेकंड। सेकंड क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी खोज बाद में हुई थी। और ये कहा जाता है पीएस फर्स्ट क्योंकि इसकी खोज पहले हुई थी, इसलिए इसको फर्स्ट नाम दिया गया, इसको सेकंड नाम दिया गया। इसकी खास बात क्या है कि ये 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ के प्रकाश को ज्यादा अब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है। और फर्स्ट वाला जो है वो 700 नैनोमीटर मतलब लाल कलर के प्रकाश को जो है वो ज्यादा अवशोषित करता है। तो सूरज की किरणें जैसे ही इन फोटो सिस्टम्स पर पड़ती है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फोटो सिस्टम पर किरणें पड़ते ही फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो जल के अणु का विघटन करता है और उससे प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के अणु जो है वो निर्मित होते हैं। ये थाइलेकोइड के अंदर की तरफ होता है और थाइलेकोइड के अंदर जो ऑक्सीजन बनती है, O2 बनती है, वो सामान्य विसरण के द्वारा वायुमंडल में पत्तियों के द्वारा छोड़ दी जाती है। तो ये तो था ऑक्सीजन बनने का फॉर्मूला जो शुरुआत में बनता है। जैसे ही प्रकाश पड़ता है जल के अणु का विघटन होता है और ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त हो जाती है और मुक्त होकर सीधे वातावरण में चल जाती है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इन वर्णकों से आगे बढ़ते हैं और उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिकों के पास, संरचनाओं के पास जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है उसे आगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के माध्यम से फॉरवर्ड करता है, आगे भेजता है। ये परिवहन तंत्र जो है कुछ धातु युक्त प्रोटीनों से निर्मित होता है। जैसे हम रक्त में बात करते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लाल कलर का वर्णक, जिसमें आयरन एक धातु आयन होता है, फेरस होता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को, नेगेटिव चार्ज वाले अणु को आपस में अट्रैक्ट करके पकड़ लेता है। उसी तरीके से ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको धातु युक्त प्रोटीन यहाँ पर जो है वो आगे भेजते हैं। उनमें से मैं एक का उदाहरण यहाँ पर देने जा रहा हूँ जो सबसे कॉमन है, उसको हम साइटोक्रोम बोलते हैं। और साइटोक्रोम धातु युक्त प्रोटीन यहाँ पर जो मिलते हैं वो कॉपर, तांबे के आयनों से युक्त होते हैं। तांबा एक धातु है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे प्रकाश तंत्र फर्स्ट के पास जाते हैं जो P700 के नाम से भी जाना जा रहा है। यहाँ पर भी ऑलरेडी सूर्य का प्रकाश आ रहा है, खुद के पास भी। तो दोनों जगह से ये जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और प्रकाश जो आ रहा है, उन दोनों की वजह से यहाँ पर भी क्या होंगे, उच्च ऊर्जा उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करते हुए अंतिम ग्राही के पास जाएंगे। और अंतिम ग्राही यहाँ पर होने वाला है NADP। तो NADPH के दो अणु जो हैं, जैसे ही इनके पास इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन के पास हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आते ही यहाँ पर दो हाइड्रोजन के परमाणु जो हैं वो जुड़ जाते हैं और उससे फाइनली NADPH नाम के ऊर्जा अणुओं का, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है, जो बाद में डार्क रिएक्शन में, अप्रकाशिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं। ये था हमारा जेड स्कीम। जेड स्कीम क्यों बोला है, अचक्रीय क्यों बोला है? क्योंकि ये गोल गोल नहीं घूम रहा है, इसलिए अचक्रीय। जेड स्कीम क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पाथ अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ से जाते हुए इस तरीके से गति कर रहा है, अंग्रेजी के जेड अक्षर की तरफ घूम रहा है, इसलिए इसको जेड स्कीम फॉस्फोरिलेशन कहा गया है। फॉस्फोरिलेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की गति के दौरान ही एक ADP के अणु से Pi जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ रहा है और उससे ATP का निर्माण हो रहा है। इस प्रक्रिया को क्या हम कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन। इस फॉस्फोरस का रिलेशन हो गया इसके साथ, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, फॉस्फोरिलेशन या ATP फॉर्मेशन कहा जाता है। दूसरा जो तरीका है वो है चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। उसमें भी वही बात है, सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है। सूर्य की ऊर्जा आ रही है और वो फोटो सिस्टम फर्स्ट पर पड़ रही है। इस बार इसमें सेकंड की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, वो केवल जेड स्कीम में होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है वो लाल प्रकाश की होती है, मतलब अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, सुबह जल्दी और शाम को सूरज ढलते समय जो लाल प्रकाश होता है, लगभग उसी की बात हो रही है। यहाँ पर ध्यान देना है, उस समय जल के अणुओं का विघटन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सेकंडों का काम है। तो क्या होगा, उच्च ऊर्जा किरणें आएगी, 700 नैनोमीटर वाली लाल किरणें आएगी, उससे इलेक्ट्रॉन्स तो उत्तेजित कर पाएगी। इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाएगा, जिसे हम प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही बोल सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है वो इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह के माध्यम से, वही जो धातु युक्त प्रोटीन से बना होता है,
उससे आगे इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे और वापस से वो एंटीना में ही भेज देंगे। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था वापस वहीं पर चला गया, गोल 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 घूम रहा है, इसलिए इसको चक्रीय या साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फोटो शब्द इसलिए लगाया क्योंकि प्रकाश से काम हो रहा है सारा, तो फोटो फॉस्फोरिलेशन। और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसी दौरान यहाँ पर रिलेशन हो रहा है फॉस्फेट का, तो उसको हम बोल रहे हैं फॉस्फोरिलेशन। तो पहले आई फोटो मतलब प्रकाश, उससे बना इलेक्ट्रॉन, उससे निकला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्राही से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से वापस गया। इस गोल गोल चक्कर की प्रक्रिया में, घूमने की प्रक्रिया में फॉस्फोस का रिलेशन हो गया, एडीपी से पीआई जुड़कर एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से दो प्रोडक्ट यहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से बनने जा रहे हैं, जिन्हें हम यहाँ पर समझ सकते हैं। उनको कहा जाएगा ATP और NADPH, और इसको बिल्कुल भी नहीं बोलना है जो ऑक्सीजन यहाँ पर मुक्त हो रही है। ये सारी अभिक्रिया जो है वो थाइलेकोइड के अंदर वाली जगह पर हो रही है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं थाइलेकोइड की अवकाशिका। अब हम आगे बात करते हैं, उससे पहले कुछ और एक दो इमेजेस देख लेते हैं। ये देखो इमेजेस हम देखने जा रहे हैं, और इस तरीके से आप देखोगे ये थाइलेकोइड की झिल्ली में, ये देखो प्रकाश तंत्र सेकंड है। जेड स्कीम का डायग्राम यहाँ पर हम समझ सकते हैं दोबारा से। ये देखो जेड पैटर्न में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो धातुयुक्त प्रोटीन से बना हुआ होता है उसमें PQ है, इसको हम प्लास्टोक्विनोन कहते हैं। इसको साइटोक्रोम जो है उसको साइटोक्रोम ही कहते हैं, कॉपर युक्त होता है। तीसरा है प्लास्टोसाइनिन। ये तीन जो धातु युक्त प्रोटीन है वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही जो है वो NADP है, सॉरी फेरोडॉक्सिन है। फेरोडॉक्सिन जो है वो NADP रिडक्टेज नाम के एंजाइम को इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद NADP से इलेक्ट्रॉन देने के बाद NADP से हाइड्रोजन जुड़कर NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो ये एंजाइम जो है वो ही NADP से H को, हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को जोड़ रहा है, जिससे NADPH का निर्माण हो रहा है। और इसी प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन परिवहन या जेड साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कह रहे हैं। अगला डायग्राम और भी ज़्यादा आपको क्लियर चीज़ें बताने वाला है। ये देखिए इस तरीके से लाइट आ रही है फोटो सिस्टम सेकंड पे, जिसको P680 कह रहे हैं। जल के अणु का विघटन हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो है वो प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6F, इससे बढ़ता हुआ प्लास्टोसाइनिन, यहाँ पर सारे नाम दिए हुए हैं। फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट में जा रहा है, उस पर भी लाइट आ रही है। फिर लास्ट में जा रहा है फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन से आगे जा रहा है फेरोडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज, इसको शॉर्ट में यहाँ पर FNR लिख दिया है, NADP रिडक्टेज है। फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, इसको FNR लिख दिया गया है। और इससे इलेक्ट्रॉन जुड़कर हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन आकर्षित होकर आ जाएगा लपेटे में, और फाइनली NADPH बन जाएगा। तो ये है लाइट रिएक्शन, जिससे NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। और NADPH का फॉर्मेशन होने के साथ साथ ATP भी बन रहा है। क्या बन रहा है? ATP बन रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में, जिसको हम डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं, उसके लास्ट में एकदम एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं केमियोस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं? केमियोस्मोसिस। और केमियोस्मोसिस को समझने के लिए फिर से एक बार हम डायग्राम की हेल्प लेंगे अपने बोर्ड पर। मैं विजन वापस बोर्ड पे करने जा रहा हूँ, और ये देखिए इस तरीके से वीडियो कैप्चर के द्वारा हम देख रहे हैं केमियोसिस ऑस्मोसिस रसोपरासरणी संकल्पना। अब हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन के अणु जो हैं वो बिल्कुल भी काम में नहीं आ रहे हैं। सारी बातें हो रही है, ऑक्सीजन भी बन रहा है, इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा है, ATP भी बन रहा है, NADPH भी बन रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन बन रहे थे उनका क्या हो रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये देखो ये एक मैं थाइलेकोइड बना रहा हूँ। पिछली बार इतना बड़ा हरित लवक बनाया था, इस बार हरित लवक की एक इकाई जिसको हम थाइलेकोइड बोलते हैं उसको मैं इतना बड़ा बनाने जा रहा हूँ। और मेम्ब्रेन को तो मैं और भी थोड़ी बड़ी कर देता हूँ।
ये देखो इस तरीके से ये मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन पर यहाँ पर जो है वो हम लिखने जा रहे हैं फोटो सिस्टम सेकंड है 680 वाला, और यहाँ पर जो है वो हम लिखने जा रहे हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट है P700 वाला। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कब से आ रहे हैं, सनलाइट के आने के बाद आ रहे हैं। तो ये सूरज की रोशनी इस पर भी आ रही है, सूरज की रोशनी इस पर भी आ रही है, उससे यहाँ पर क्या हो रहा है, जल के अणुओं का विघटन हो रहा है, और ये हाइड्रोजन आयन और ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर गति कर रहे हैं, और साथ में O2 जो है वो यहाँ से मुक्त होगी तो थाइलेकोइड के बाहर विसरण के द्वारा चल जाएगी, और फाइनली विसरण से यहाँ कहाँ पर चली जाएगी, पर्यावरण में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में या वातावरण में चली जाएगी, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। आगे इलेक्ट्रॉन की गति देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही से आगे इलेक्ट्रॉन करता है, तो वही आपने देखा होगा डायग्राम में, इमेज वाले में, प्लास्टोक्विनोन, उसके बाद साइटोक्रोम B6, उसके बाद साइटोक्रोम F, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद फोटोसिस्टम फर्स्ट, उसके बाद आ रहा है फेरोडॉक्सिन के बाद आ रहा है FNR, ये सब इसी में जुड़े हुए हैं। फेरोडॉक्सिन के साथ ही यहाँ पर क्या है, FNR है, और FNR से ही क्या बन रहा है, NADP और H जुड़कर 2 और 2 NADPH बना रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस में जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से गति करता है, तो इसके नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर पड़ोस वाले हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो जाते हैं, और प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो भाग के धोखे से विश्वासघात के कारण अंदर आ जाते हैं। बहुत सारे हाइड्रोजन अंदर आ जाते हैं, उससे यहाँ उच्च हाइड्रोजन की सांद्रता हो जाती है, या हम कह सकते हैं लो pH हो जाता है, अम्लीय pH हो जाता है। और इतना होने के बाद फिर एक जादू शुरू होता है, एक पंखा चलने लगता है, और उस पंखे का नाम है, वो झिल्ली में ही होता है। इसके बाद कंटिन्यू, उसको मैं अलग से बना रहा हूँ, इसको FO बोलते हैं जो झिल्ली में फंसा हुआ है, और इसके बाहर की तरफ जो पार्ट होता है वो इस तरीके से कुछ होता है, 3 पंखुड़ियों वाले पंखे की तरह, उसको F1 कहा जाता है, और यही ATP बनाता है। इसको कहते हैं ATP सिंथेटेज, या कई बार माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में भी ये होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीसोम भी नाम रख दिया जाता है। होता क्या है, इस वाले भाग में 12 एस्पार्टेट अमीनो अम्ल की बनी हुई रिंग होती है, वलय होती है, जिसके साथ में 12 हाइड्रोजन जो हैं वो जुड़ सकते हैं। उसके अलावा दोनों तरफ प्रोटॉन के निकलने के लिए आधे आधे चैनल होते हैं, प्रोटॉन हाफ चैनल दोनों तरफ होते हैं। इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन जो है वो इधर से मूव करेगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ से बाहर निकलेगा। 12 हाइड्रोजन जब निकलते हैं इस सिस्टम से घूम घूम के, तो बदले में 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, 3 ATP का निर्माण या संश्लेषण होता है। ये ATP बनाने की मशीन है। मतलब यहाँ पर ADP इस पंखे से और PI जुड़ेंगे, और बदले में क्या बनेगा, ATP बनेगा। 12 निकलेंगे तो 3 ATP बनेंगे, 1, 2 और 3। एक और डायग्राम में इसका बढ़िया क्लियर इमेज दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपके यहाँ शो हो रहा है, और ये देखिए पंखा सा जो आप देख रहे हैं वो यही है। इसको क्लोरोप्लास्ट का F1 FO ATP सिंथेटेज बोल रहे हैं। अलग से मैं इसका डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखो झिल्ली में, ये फॉस्फोलिपिड वाली झिल्ली जो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, उसमें ही ये फंसा हुआ है। ये FO है, जो देखो इसमें बुलेट रखने वाली बंदूक में जैसे गोली डालने की जगह होती है, वैसे ऐसे 12 चैम्बर हैं स्पार्टेट के, जहाँ पर 12 अलग अलग हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं।
और ये देखो हाइड्रोजन जुड़ के ये रेड वाला जो पाथ देख रहे हो, ये हाइड्रोजन ऐसे घुसता है और घूमने के बाद दूसरी साइड निकल जाता है। और उस पूरी प्रोसेस में ये ऊपर वाली पंखुड़ियाँ जो है वो अल्फा बीटा प्रोटीन से बनी हुई ये घूमती रहती है। और इस दौरान क्या होता है, एडीपी और पीआई जुड़कर एटीपी का निर्माण करता है। इसे रसोपरासरणी संकल्पना या परिकल्पना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, जो एटीपी बनाने वाला है इसे कहा जाता है केमियो ऑस्मोसिस या केमियोस्मोसिस, रसोपरासरणी परिकल्पना। ये देखो एक बार फिर से आप बोर्ड पर देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। ये देखिए, ये हम देख सकते हैं रसोपरासरणी परिकल्पना। और इसमें हो क्या रहा है, थाइलेकोइड की झिल्ली पर जो प्रकाश आने की वजह से, सूर्य का प्रकाश आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो रहे थे, वहीं पर ऑक्सीजन जल के विघटन से बन रहा था, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से आगे बढ़ रहे थे जेड स्कीम में, तो हाइड्रोजन भी बहुत सारे आ रहे थे। ओवरऑल प्रोसेस में लाइट रिएक्शन में हुआ क्या, एटीपी बना, NADPH बना और हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता बनी। उस वजह से ज़्यादा और भी ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होता रहा। और वो कैसे तरीके से हुआ, 12 हाइड्रोजन के बदले 3 एटीपी का निर्माण हुआ। तो ये थी प्यारे मित्रों लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया, जो दिन के समय होती है। और इसमें आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल का, जल के अणुओं का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ऑक्सीजन और इन्हीं की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की पूरी प्रक्रिया जो है वो आगे चलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में कंटिन्यू, जिसमें प्रकाश की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है और वो प्रकाश संश्लेषण का सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा स्टेप माना जाता है, जिसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, मतलब अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है, डार्क रिएक्शन जो है, उसके बारे में कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये बहुत रटने वाली बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से जो ऐसा मानते हैं उनको खुद भी अच्छे से पता नहीं है कि डार्क रिएक्शन तो बहुत इजी है, लाइट रिएक्शन के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। होती क्या है डार्क रिएक्शन, इसमें प्रकाश की आप देख रहे हैं बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए अप्रकाशिक लिखा हुआ है। कहाँ पर होती है, थाइलेकोइड की पीठिका में होती है। और पीठिका में होता क्या है, एंजाइम आधारित प्रोसेस है, एंजाइम आधारित प्रक्रिया है। और उस एंजाइम का जो नाम है वो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसका नाम है रुबिस्को नाम के एंजाइम के से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें CO2 अणु स्थिर किए जा रहे हैं। CO2 अणुओं का स्थिरीकरण हो रहा है, फिक्सेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, हम एक साइकिल बना के, डायग्राम बना के समझने की कोशिश करेंगे। लाइट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक चीज यहाँ पर हमने को ध्यान रखनी है कि प्रकाशिक अभिक्रिया में या प्रकाश अभिक्रिया में लाइट रिएक्शन में बनने वाले जो प्रोडक्ट थे, उत्पाद थे, जैसे कौन कौन थे, एटीपी थे, NADPH था, उनका यहाँ पर उपयोग होगा डार्क रिएक्शन में। कैसे होगा, कहाँ होगा, ये मैं आपको बता दूंगा। इससे आगे बढ़ने के लिए एक चीज और समझनी होगी कि इस प्रक्रिया के बारे में एक सबसे पहले साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने बताया था, उनका नाम था केल्विन। तो इस प्रक्रिया को केल्विन पथ या केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने कैसे फाइंड आउट किया था, पता किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद C14 कार्बन समस्थानिक आइसोटोप जिसको हम बोलते हैं, और ये समस्थानिक जो था वो रेडियोधर्मी था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो रेडिएशन निकली थी एटम बम से, उससे इनको प्रेरणा शायद मिली थी।
तो उसके बाद उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन C14 समस्थानिक को काम में लिया और उसका प्रयोग कर इस उपापचयन पथ की खोज की। ठीक है, क्या उन्होंने पथ बताया? उन्होंने पथ ये बताया कि इसमें एक शर्करा होती है 5 कार्बन की जिसका नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट, मतलब उसके साथ में 2 फॉस्फेट के अणु जुड़े हुए हैं। इस नाम की एक शर्करा होती है और उस शर्करा में 5 कार्बन के अणु होते हैं। कितने कार्बन के अणु होते हैं? 5 कार्बन के अणु। ये सब कहाँ पर हो रहा है? ये सब पीठिका में हो रहा है, थाइलेकोइड की पीठिका में। पीठिका किसकी है? हरित लवक के थाइलेकोइड की पीठिका में ये हो रहा है। झिल्लियों में तो प्रकाश और इलेक्ट्रॉन का काम हो रहा था और अंदर की ओर जो है वो ऐसा हो रहा है कि राइबुलोज बिसफॉस्फेट नाम की जो शर्करा है 5 कार्बन की, उसके साथ में एक एंजाइम काम कर रहा है और वो एंजाइम जो है वो CO2 और वाटर मॉलिक्यूल को भी साथ में ले रहा है और उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। रुबिस्को, रुबिस्को का फुल फॉर्म यहाँ पर होगा राइबुलोज, बिस का मतलब है बिस फॉस्फेट और ये CO2 को जोड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? कार्बोक्सिलेज। तो 5 कार्बन यहाँ थे, 1 कार्बन CO2 हो गया, 6 कार्बन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 अणु बन रहे हैं 3-3 कार्बन के, जिनको बोल रहे हैं PGA। PGA का मतलब है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। और ये फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है वो 3 कार्बन की है, लेकिन 2 बन रहे हैं तो 6 कार्बन यहाँ पर काम में आ चुके हैं। और इस प्रक्रिया को ही प्यारे बच्चों डार्क रिएक्शन का पहला चरण कहा जा रहा है और इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलेंगे कार्बोक्सिलीकरण, क्योंकि यहाँ पर कार्बन जुड़ गया है। किसने जोड़ा है? रुबिस्को नाम के एंजाइम ने ये काम किया है और इस प्रक्रिया को कार्बोक्सिलीकरण कह रहे हैं। ये डार्क रिएक्शन का है पहली प्रक्रिया है। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद जो PGA है वो आगे बढ़ रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान जो NADPH अणु थे, उनका क्या हो रहा है? यहाँ पर अपघटन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और ATP और NADP जो प्रकाश अभिक्रिया के प्रोडक्ट थे, ATP और NADPH दोनों का यहाँ पर अपघटन हो रहा है, उससे ADP बन रहा है और NADPH जो है वो वापस से NADP में कन्वर्ट हो रहा है। जो पहले बने थे लाइट रिएक्शन में, जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, वही यहाँ पर दोनों काम आ रहे हैं और इस प्रक्रिया को दूसरा चरण माना जा रहा है और इसको हम बोल रहे हैं अपचयन। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको रिडक्शन। उसके बाद ये जो PGA अणु है वो कन्वर्ट हो रहा है 3 कार्बन की शर्करा में। 3 कार्बन शर्करा है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ट्रायोड शर्करा। और ये ट्रायोड शर्करा जो है वो 3 कार्बन की बनी हुई है। इसका 2 अणु यहाँ पर बनेंगे, उसमें से एक अणु जो है वो ग्लूकोज के निर्माण में आगे भाग लेगा। ग्लूकोज से आगे भविष्य में स्टार्च बहुलक बनेगा, जिसको मंड भी कहा जाता है हिंदी में। और कुछ अणु जो हैं वो फिर से 5 कार्बन वाली राइबुलोज शर्करा बनाने में भाग लेने लगेंगे। तो फिर से राइबुलोज बनाना ये इस प्रोसेस की तीसरी स्टेप है, ताकि ये चक्र, मतलब ये लगातार चलने वाली जो प्रोसेस है डार्क रिएक्शन की, जिसको हम चक्र कह रहे हैं, वो चलता रहे। इसलिए इसको कहा जाएगा पुनरुद्ध भवन। पहले वाली चीज ही वापस बना रहे हैं, रीजनरेशन। और इस रीजनरेशन के प्रोसेस इस रीजनरेशन के प्रोसेस में यहाँ पर फिर से
एक एटीपी को कंज्यूम किया जा रहा है और फाइनली एडीपी और पीआई में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, डार्क रिएक्शन है, अप्रकाशिक अभिक्रिया है, पीठिका में हो रही है, एंजाइम आधारित प्रक्रिया है, एंजाइम का नाम है रुबिस्को। थाइलेगोडी की पीठिका में क्या कर रही है, CO2 अणुओं का स्थिरीकरण कर रही है और प्रकाश अभिक्रिया के जो उत्पाद बने थे एटीपी और NADPH, उनका यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को बोल क्या रहे हैं, केल्विन पथ या केल्विन चक्र कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद C14 कार्बन समस्थानिक, जो कि एक रेडियोधर्मी है कार्बन का, उसका प्रयोग करके इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, केल्विन और उसके कुछ साथियों के द्वारा की गई थी। क्या ये पथ है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन की शर्करा है, उससे वातावरण की CO2 को जोड़ा जाता है, जल के अणु को भी काम में लिया जाता है। कौन करता है ये काम, रुबिस्को नाम का एंजाइम करता है, जिसका नाम राइबोलोज बिसफॉस्फेट तो ये था ही, कार्बोक्सिलेज और जोड़ दिया क्योंकि वो CO2 को जोड़ रहा है। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, CO2 जुड़ रहा है तो कार्बोक्सिलीकरण बोलेंगे। बन क्या रहा है, 3 कार्बन का फोस्फोग्लिसरिक अम्ल बन रहा है। अब इसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो 3 कार्बन का बन रहा है, इसी वजह से कई बार इस चक्र को, केल्विन चक्र को, क्या बोला जाता है, C3 चक्र भी बोला जाता है। और ये अप्रकाशिक अभिक्रिया की सबसे मुख्य स्टेप है जो दुनिया के सभी प्लांट्स में होती है। फोस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है उसका अपचयन होता है, जिसमें एटीपी और NADPH जो है वो भी काम में ले लिए जाते हैं अपचयन के दौरान, और उससे ट्रायोज शर्करा, 3 कार्बन की शर्कराएं बनती है। उनके डबल डबल अणु बनते हैं क्योंकि 6 कार्बन का बैलेंस चल रहा है तो 3 कार्बन के 2 अणु बनेंगे। कुछ अणु जो है वो ग्लूकोज बनाने में और फाइनली ग्लूकोज से स्टार्च बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, और बाकी जो है वो फिर से ये चक्र चलता रहे उसके लिए राइबोलोज बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन करवाते हैं, फिर से बनाते हैं, इसलिए इसको पुनरुद्ध भवन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में भी जो तीसरी स्टेप है उसमें भी एटीपी का उपभोग हो रहा है, जिससे एडीपी और पीआई में तोड़ा जा रहा है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स C3 चक्र, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन जो है वो होती है। एक बार फिर से मैं आपको एक नेक्स्ट डायग्राम के जरिए और अच्छे से ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये C3 चक्र है, थोड़ा और इसको बढ़िया इमेज प्रिंटेड बनाया गया है। ये पिंक कलर का कार्बन मॉलिक्यूल है और ग्रीन कलर का फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं RUBP है, मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, और राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है वो 1 2 3 4 5 कार्बन और 2 फॉस्फेट, इसलिए बिसफॉस्फेट है, उससे बना हुआ है। 3 इसके अणु यहाँ पर दिखाए गए हैं, 3 ही CO2 लिए गए हैं, हमने अपने डायग्राम में एक एक लिया था। उसके बाद हमने 2 बनाए थे तो इन्होंने 3 दूनी 6 बना दिए, 6 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बना दिए हैं। इस प्रोसेस में यहाँ पर रुबिस्को का नाम इन्होंने नहीं दिया है, बल्कि वो काम में आता है, उससे फिक्सेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, मतलब कार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर एटीपी और NADPH वही संख्या, ये वहाँ हमने 2 ली थी और यहाँ पर 6 कर दी गई है क्योंकि 3 से शुरू कर रहे हैं, तो हर चीज़ जो है वो 3 के मल्टीपल में है। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखो ट्रायोज शर्करा बन गई है, कुछ जो है वो सुक्रोज और स्टार्च बनाने में, शर्करा बनाने में काम आ रहे हैं, बाकी जो है रीजनरेशन में काम आ रहे हैं, और उससे वापस से यही रुबिस्को जो है वो बनता है। लेकिन एक बात यहाँ पर हमको और समझनी पड़ेगी कि इस पूरी प्रोसेस में जो है, इस पूरी प्रोसेस में कितने NADPH और कितने CO2 और कितने ATP जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ये हमको यहाँ से समझना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उसकी हम कैलकुलेशन थोड़ा करते हैं। तो एक केल्विन चक्र में, एक C3 चक्र में, एक C3 चक्र में 6 CO2 अणु जो है, अणुओं को फिक्स किया जाता है, और फिक्स करने के अंदर जो खर्चा लगता है वो होता है 12 NADPH अणु, जिनका अपचयन हो रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, और 18 ATP के अणु।
प्रयोग होते हैं, क्योंकि 12 अणु तो है वो यहीं पर उपयोग हो जाते हैं, और बाकी जो है वो पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में भी हर बार एक एक लगता है। तो 6 अणु और एक्स्ट्रा काउंट हो गए, इसलिए हो गए 12 और 6 18 एटीपी के अणु जो है वो एक C3 चक्र में इन्वॉल्व होते हैं। अब एक चीज हमें यहाँ पर और समझनी पड़ेगी, इस दुनिया में जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र है, भूमध्य रेखा का मतलब है जो धरती के बीच का एरिया है, जो हमारे आसपास देखते हैं तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आसपास से निकलता है, जिसे सामान्यतः ज्योग्राफी में, भूगोल में 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। डायग्राम से आप देख सकते हो, ये देखो ये धरती है और बिल्कुल इसका सेंटर है, जिसको अपन 0 डिग्री बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, ट्रॉपिकल एरिया। उससे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में, उत्तर ध्रुव की ओर, और 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर अगर देखते हैं तो इसका एरिया जो है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध, या अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और ट्रॉपिकल एरिया पर सूर्य की किरणें जो हैं वो, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वर्ष भर, साल भर तापमान जो है वो लगभग समान होता है, और उसकी वैल्यू जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर एवरेज 45 डिग्री सेल्सियस होती है। गर्मियों के दिनों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर जब 40 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है लास्ट में, तो C3 पादपों की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, कैसे कम हो जाती है, एक बार हम थोड़ा सा देखेंगे इस प्रोसेस को। वो इस तरीके से होती है कि जैसे ही उच्च तापमान होता है, उच्च तापमान होता है तो उच्च ताप पर C3 साइकिल या C3 चक्र, जिसको हम केल्विन चक्र भी बोल रहे थे, चक्र का मुख्य एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को, वो रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज की भांति काम कर रहा है। पहले तो हम देख रहे थे वो CO2 को फिक्स कर रहा था, कार्बोक्सिलीकरण कर रहा था, लेकिन इस बार वो किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि तापमान क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। गर्मियों के दिनों में उच्च तापमान है और रुबिस्को जो है वो भाई साहब बदल गया। पहले वो बोल रहा था कि मैं कार्बोक्सिलीकरण करता हूँ, क्या बोल रहा था, कम तापमान जब था वो बोल रहा था कि मैं कार्बोक्सीजनेज हूँ, और कार्बोक्सीजनेज से वो क्या हो गया है, अब ऑक्सीजनेज हो गया है, क्योंकि उच्च तापमान से उसके कार्बन फिक्स करने की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो गई है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, एक तो बन रहा है पीजीए का अणु, और उसके साथ में एक अणु जो है वो बन रहा है फोस्फोग्लाइकोलेट। क्या बन रहा है, फोस्फोग्लाइकोलेट। ये जो था पीजीए उसको अपन क्या बोल रहे थे पहले, फोस्फोग्लीसरेट। ये 3 कार्बन का है, फोस्फोग्लाइकोलेट जो है वो 2 कार्बन का है, और CO2 की जगह CO2 ही बन रही है। तो कहने का मतलब है कार्बन जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर फिक्स नहीं हो। तो ये था हमारा प्रकाश शोषण। प्रकाश शोषण का मतलब क्या हो रहा है कि C3 चक्र में गड़बड़ हो रही है। वो क्या हो रही है, ज्यादा तापमान होने से रुबिस्को एंजाइम जो है वो कार्बोक्सिलेज की जगह ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लग गया है, जिससे 2 पीजीए के मॉलिक्यूल बनने की बजाय एक ही पीजीए का मॉलिक्यूल बन रहा है 3 कार्बन का, और साथ में एक फोस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और CO2 जो है वो निकल रहा है। तो इसमें ATP भी खर्च हो रही है, और साथ में क्या बन रहा है, CO2 भी उत्पन्न हो रही है, और किसी भी प्रकार की शर्करा जो है उस शर्करा का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ये प्लांट के लिए एक नुकसानदायक प्रोसेस है। इसका मतलब है कि ज़्यादा गर्मी में प्लांट्स जो है वो हाँफ रहे हैं,
और इस प्रोसेस को ही अपन क्या नाम दे रहे हैं, इस प्रोसेस को ही बोला जा रहा है प्रकाश श्वसन। प्रकाश का मतलब है कि ज़्यादा प्रकाश तेज हो रहा है, उसकी वजह से प्लांट जो है वो सिंथेसिस मतलब संश्लेषण की करने की बजाय श्वसन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, और ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ज़्यादा तापमान, और वो कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा के आसपास हो रहा है। तो और प्रकाश श्वसन में शर्करा नहीं बन रही है, मतलब संश्लेषण नहीं हो रहा है, पौधों को नुकसान हो रहा है। तो इससे बचने के लिए एक और उपापचयन मेटाबॉलिक पाथ या पथ जो है C3 साइकिल की तरह ही देखा जाता है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पौधों में देखा जाता है। लेकिन उसमें बनने वाला पहला उत्पाद जो है वो कार्बन, 4 कार्बन का होता है, इसलिए उसको C4 चक्र कहा जाता है। और इस चक्र की खोज जो है वो सबसे पहले हेच और स्लेक नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसको हेच स्लेक चक्र या हेच स्लेक उपाप चयन पथ मेटाबॉलिक पाथ कहा जाता है। ये C4 चक्र जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरीके से है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो 4 कार्बन का बनता है, उनको C4 प्लांट्स बोलते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि इनकी पत्तियों में, इनकी पत्तियों की जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें क्रेंच एनाटोमी, क्रेंच शारीरिकी पाई जाती है। क्रेंच शारीरिकी का मतलब है कि उसमें पर्ण मध्योतक कोशिकाएं तो होती ही होती है, और पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के साथ दूसरी कोशिकाएं भी होती है जो उनके जाइलम और फ्लोएम को कवर करती है, उनको बोला जाता है बंडल आच्छाद कोशिकाएं। अभी मैं आपको एक डायग्राम से लीफ का टीएस दिखाऊंगा, उसमें आपको बंडल आच्छाद कोशिकाएं दिखाऊंगा, जो पत्तियों में धारियां धारियां सी बनी होती है, जिनको हम जाइलम और फ्लोएम नलिकाएं कहते हैं। उनके चारों तरफ ये बंडल आच्छाद कोशिकाएं, बंडल सीथ सेल कहलाई जाती है, या इनको कई बार पुलाच्छद भी बोलते हैं। बंडल और पुल एक ही बात है। इस तरीके से ये उपापचयन पथ चलता है कि ये देखो, ये मैं एक पर्ण मध्योतक कोशिकाएं बना रहा हूं, जिसमें को हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के मामले में। और इसके पास में एक दूसरी कोशिका है बिल्कुल बगल में, पड़ोस में, उसको मैं बंडल आच्छाद कोशिका कह रहा हूँ। ये दोनों अगल बगल में होती है, वो एक डायग्राम के द्वारा भी हम देखेंगे। पहले इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो ये है पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, जो जनरली सभी सेल्स में, सभी लीव्स में, सभी प्लांट्स में पाई जाती है। और ये जो स्पेशल प्लांट्स हैं जो ज़्यादा तापमान पर काम करते हैं, C4 चक्र जिनमें पाया जाता है, उसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल सेल है जिसको अपन बोल रहे हैं बंडल आच्छाद या पुलाच्छद कोशिकाएं। अब होता क्या है कि पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में जैसे ही वातावरण से CO2 आती है, वो CO2 एग्जैक्टली वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, जल के अणुओं के साथ में जुड़कर HCO3 नाम का कार्बोनेट आयन जो है वो बनाती है। और इस प्रक्रिया के लिए हम जीवाणु वाले पाठ में पढ़ चुके हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम काम करता है। जीवाणु वाले पाठ में इसका उदाहरण दिया गया है कि किस तरीके से एंजाइम अभिक्रिया को बहुत ज़्यादा हजारों गुना, लाखों गुना बढ़ा देते हैं, उसमें इसी का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर एक और अणु पाया जाता है, 3 कार्बन का यौगिक पाया जाता है, इसको बोलते हैं पेप, PEP। ये 3 कार्बन का यौगिक है, इसका पूरा नाम है फोस्फोएनोल, मतलब एल्कोहल है। और लास्ट में है पायरुवेट, ये इसको पायरुविक अम्ल भी कई बार लिख सकते हैं। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये और HCO3 जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक 4 कार्बन की एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, यौगिक बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसका पूरा नाम जो है वो लिखा जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल लिख सकते हैं। और इस काम को करने वाला एंजाइम जो है, इन दोनों को जोड़ने वाला, जो पेप को, 3 कार्बन वाले पेप को और 1 कार्बन वाले कार्बोनेट आयन को जोड़ता है,
उसको कहा जाता है पेपकेज एंजाइम, मतलब फोस्फोएनोल पायरुवेट केज एंजाइम। और ये एंजाइम जो है वो कार्बन जोड़ देता है पेप में, तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसको ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो है उसका ट्रांसपोर्ट होता है, उसका परिवहन होता है नीचे वाली कोशिकाओं में, जिनको अपन बोल रहे थे बंडल आच्छाद कोशिकाएं या पुलाच्छाद कोशिकाएं। परिवहन होने के बाद ये कई दूसरी फॉर्म्स में जो 4 कार्बन की हैं, जैसे हम बोल सकते हैं मेलिक अम्ल, एक नाम है यहाँ पर मेलिक अम्ल, या कई बार मेलिक अम्ल की जगह, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बोक्सिलेट भी बोलते हैं तो मेलिक अम्ल को मेलेट बोलते हैं, या कई बार एस्पार्टिक अम्ल, ये भी 4 कार्बन की एक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, इनमें कन्वर्ट होता है और फाइनली इस प्रोसेस में एक जगह पर जाके आखिरी में डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन हटने की प्रक्रिया होती है, और ये 4 कार्बन वाले यौगिकों में से एक कार्बन जो है वो CO2 के रूप में निकल जाता है, और CO2 के रूप में जो निकलता है वो इन्हीं पत्तियों में जो सभी में होता है वेसा उपाप चेन, जिसको हम C3 चक्र के नाम से पढ़ रहे थे, जिसमें वही प्रक्रियाएं होती है। पहले नंबर पर रुबिस्को द्वारा कार्बोक्सिलेशन होता है, दूसरे नंबर पर रिडक्शन होता है जिसमें ATP NADPH प्रकाश अभिक्रिया वाले काम आते हैं, और तीसरे नंबर पर पुनरुद्भवन होता है जिससे वापस से राइबोलोज बिस्फोस्फेट बनता है। इस तरीके से C3 चक्र में ये CO2 काम आती है और वापस से यहाँ पर 3 कार्बन का यौगिक फोस्फोएनोल पायरुवेट बनता है और इसका परिवहन यहाँ पर हो जाता है, और इस प्रक्रिया को भी हम यहाँ पर पुनरुद्भवन कह सकते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पर बन रहा है वो 4 कार्बन का बन रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बन रहा है, इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को C4 चक्र कहा जाता है। हेथस्लेग ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको हेथस्लेग चक्र भी कहा जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर C4 चक्र में उच्च तापमान पर काम करने के लिए रुबिस्को केवल नहीं होता है, उसके साथ एक और एंजाइम काम होता है, उसका नाम है पेपकेज। ये 2 एंजाइम जो हैं वो यहाँ पर C4 चक्र में काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से उच्च ताप पर संश्लेषण दर जो है वो भी क्या हो रही है, उच्च हो रही है। इसका मतलब है कि C4 पथ जो है वो ज्यादा प्रभावी ढंग से संश्लेषण कर रहा है। कहाँ पर ये पाया जाता है, ये केवल भूमध्य रेखा वाले पादपों पर पाया जाता है। जहाँ पर ज्यादा तापमान या ज्यादा प्रकाश होता है उनको हम C4 पादप बोलते हैं। इस तरीके से ज्यादा तापमान पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में C4 पथ जो है वो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। एक बार फिर से ये डायग्राम्स में आपको दिखाना चाहता हूं, तो आप ये देखिए, बड़े आराम से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रेंज एनाटोमी हम देख रहे हैं। ये पत्ती है, उसकी आंतरिक संरचना है, ये ऊपर वाली सतह है, ये नीचे वाली सतह है। मेरे कर्सर के साथ साथ देखी रहती है, पत्तियों की ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह है। इन दोनों के बीच में पर्णमध्योतक कोशिकाएं आपको ग्रीन ग्रीन सी दिख रही है। ये सभी पर्णमध्योतक कोशिकाएं हैं जिनको पेलिसेड मीजोफिल भी बोल रहे हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल भी बोल रहे हैं। ये दोनों ही पर्णमध्योतक कोशिकाएं हैं। लेकिन यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ देखिए, ये ग्रीन कलर का एक पूरा माला जैसा घेरा बना हुआ है, क्योंकि माला को या हार को ही ग्रीक भाषा में क्रेंज कहा जाता है, और इसको हम बंडल शीत बोल रहे हैं। ये कोशिकाएं एग्जैक्टली एक्स्ट्रा होती है जो C4 पाथवे में प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाने में हेल्प करती है, और ये 4 कार्बन वाला जो पाथ है वो मेनली इसी में होता है, जिसकी हम डायग्राम यहाँ पर फिर से देख सकते हैं। ये देखो, मीजोफिल मतलब पर्णमध्योतक कोशिका, बंडल शीत मतलब पुलाच्छद कोशिका, दोनों के बीच में ये प्लाज्मोडेस्मेटा से कुछ चीजें आ जा सकती है। ये देखिए, वातावरण से CO2 एटमॉस्फेयर से आ रही है, जल के साथ जुड़कर SCO3 बन रही है,
ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट है और दोनों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे 4 कार्बन की एसिड बन रही है, वो परिवहन होके आगे जा रही है। इस 4 कार्बन की एसिड में मैंने 2 और नाम आपको दिए थे, OAA के अलावा मैलिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल। उनका फिर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब वहां से CO2 निकल रहा है, और ये CO2 जो है वो केल्विन साइकिल में वापस से काम आ रहा है और इसका स्थिरीकरण हो रहा है कार्बन का। ये 3 कार्बन की एसिड है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और पुनरुद्भवन या रीजनरेशन के द्वारा फिर से फॉस्फोएनोल पायरुवेट का निर्माण हो रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये C4 चक्र जो है वो पूरा यहाँ पर संपन्न हो रहा है। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे कारकों की जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं कि शुरुआत में हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण में कि सूर्य के प्रकाश से ये प्रक्रिया शुरू होती है और हरित लवक की थाइलेकोइड झिल्लियों में जो वर्णक ग्राही अणुओं के रूप में हजारों वर्णक एक साथ जुड़कर एंटीना की तरह काम करते हैं, फोटो सिस्टम बनाते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के रूप में ये काम करते हैं। उन पर लाइट पड़ती है, जल के अणुओं का विघटन होता है सेकंड सिस्टम के द्वारा और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर निकलते हैं। वो कभी जेड स्कीम में ग्रो करते हैं, गति करते हैं, कभी चक्रीय ढंग से गति करते हैं। दोनों ही प्रक्रियाओं में प्रकाश के कारण जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम उसको फोटो फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। एटीपी और NADPH जो इस पूरी प्रक्रिया में लाइट रिएक्शन में बनते हैं, ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन तो बाहर मुक्त हो जाती है, लेकिन एटीपी और NADPH जो है वो आगे चलकर डार्क रिएक्शन में अप्रकाशिक अभिक्रिया में काम आते हैं, जिसको हम C3 चक्र के नाम से जानते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान ज्यादा होने पर C3 चक्र जो है वो प्रॉपर संश्लेषण कर नहीं पाता है, उच्च तापमान पर ढंग से वो काम नहीं कर पाता है क्योंकि रूबिस को फेल हो जाता है, ऑक्सीजन की तरह काम करने लगता है। तो वहां पर उसकी सहायता करने के लिए C4 चक्र, मतलब C4 चक्र वाले केस में C3 चक्र भी इन्वॉल्व है। तो C3 चक्र सब में कॉमन है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा तापमान सहन करने वाली स्थितियों में प्रकाश संश्लेषण रुके ना, शर्करा या भोजन का निर्माण इस धरती पर लगातार चलता रहे, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि वहां पर अल्टरनेटिव C4 चक्र है, जिसमें अल्टीमेटली C3 चक्र तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उच्च तापमान वाली में पेपकेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर इन पादपों की क्षमता को, प्रकाश संश्लेषण की योग्यता को यहाँ पर बढ़ा रहा है। अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ कारकों की जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब है कि या तो प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देते हैं या प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे कारकों की अगर हम बात करते हैं तो कारकों में बहुत सारे कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। उनको मेनली मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाह रहा हूं, जिसको आप यहाँ समझ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, और ये कारक जो है वो मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में है। एक तो है आंतरिक कारक। आंतरिक कारक जो है उसमें मैं कई चीज़ों को ले सकता हूँ। पत्तियों की संख्या को ले सकता हूँ, एक प्लांट पे कितनी पत्तियां हैं उसी हिसाब से प्रकाश संश्लेषण चलेगा। पत्तियों की संरचना को ले सकता हूँ, चौड़ी है पतली है पत्तियां, वैसी ले सकता हूँ। उसके अलावा पत्तियों में वर्णकों की संख्या को ले सकता हूँ, या वर्णकों की संख्या नहीं लेके मैं हरित लवकों की संख्या को भी ले सकता हूँ। हरित लवकों की संख्या और संख्या की जगह मात्रा लिखेंगे तो दोनों का काम हो जाएगा, वर्णक और हरित लवक। अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। उसके अलावा पत्तियों की जो व्यवस्था है तने पर और शाखाओं पर, जिसको पर्ण विन्यास कहते हैं, उनकी बात मैं कर सकता हूँ। और भी कई चीज़ें जो हैं वो आंतरिक कारक में आती है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारी चीज़ें हैं वो पादप की वृद्धि, किस तरीके से पादप को खाद्य पानी सब मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है, और उसकी जो खानदानी लक्षण है जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, आनुवंशिक अभिलक्षणों पर निर्भर करते हैं। ये सारे कारक जो हैं वो किस पर निर्भर कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ अगर अच्छी हो रही है तो सब बढ़िया रहेगा,
और उसकी जेनेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जीन बढ़िया है, तो सब बढ़िया रहेगा। उन सब पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती है। मतलब इसमें हम विशेष कुछ कर नहीं कर सकते, वो एक प्लांट के बीज के साथ नहीं उसकी खानदानी चीज़ें बनती रहती है। ग्रोथ को थोड़ा बहुत हम प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है उनको बाह्य कारक कहा जाता है, और बाह्य कारक जो है जनरली हम उनको पर्यावरणीय कारक भी कई बार कह देते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है प्रकाश। प्रकाश की अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें से 1 से लेकर 10% प्रकाश ही काम आता है संश्लेषण में। और उसमें से भी अगर हम बात करें तो ग्रीन कलर का प्रकाश है, हरा प्रकाश जो है उसका बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होता है। दूसरी बात, प्रकाश की तीव्रता के साथ साथ तीव्रता बढ़ने पर कुछ हद तक संश्लेषण भी बढ़ता है, संश्लेषण भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ता है। किंतु ज्यादा तीव्र होने पर हरित लवक जो है, या हम कह सकते हैं क्लोरोफिल, जिनको अपन वर्णक बोलते हैं, वो ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, वो भी उनका रंग उड़ जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता ज्यादा हो जाती है। उसके बाद दूसरा कारक है वो है तापमान, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। तापमान जो है वो सबसे ज्यादा एंजाइमों की क्रिया को प्रभावित करता है, जिसे हम रुबिस्को के केस में देख रहे थे। और ये रुबिस्को जो है वो एंजाइमों की प्रक्रिया पे कैसे प्रभावित करता है कि अगर निम्न तापमान है तो संश्लेषण होता है, और उच्च तापमान होता है तो प्रकाश श्वसन होने लगता है, मतलब शर्करा वगैरह कुछ नहीं बनती है। तापमान ज्यादा होने पर एंजाइम जो है वो फैल जाते हैं, काम नहीं कर पाते, हड़ताल पे चले जाते हैं एक तरीके से। तो ये तापमान का रोल है। उसके बाद हम तीसरा फैक्टर जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है CO2 की सांद्रता। CO2 की सांद्रता को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। जनरली CO2 की सांद्रता जो है वो 0.03% से 0.004% एक पर्यावरण की स्टैंडर्ड मानी जाती है। ये जो है वो संश्लेषण जो है के लिए सामान्य है। अगर सांद्रता बढ़ती है तो संश्लेषण भी थोड़ा बढ़ता है। सांद्रता 0.005% तक बढ़ती है तो संश्लेषण बढ़ता है, लेकिन इससे ज्यादा होने पर CO2 जानलेवा या जहरीली हो जाती है, विषाक्त हो जाती है। पौधों को संश्लेषण की बजाय उनका दम घुटने लगता है, इसलिए ज्यादा CO2 भी खराब है। अगर अपन C3 पादपों को देखते हैं तो वो लगभग 360 माइक्रोलीटर पर लीटर सांद्रता पर संश्लेषण करते हैं। और संश्लेषण क्या करते हैं, मैं कहूँगा कि C4 पादप जो है वो इतनी सांद्रता पर तो संतृप्ति हो जाते हैं, उनका जी भर जाता है, वो बहुत ज़्यादा जितना हो सकता है उतना ज़्यादा संश्लेषण करते हैं। लेकिन C3 पादप जो है वो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे उनकी क्षमता बढ़ती जाती है, और वो लगभग 450 माइक्रोलीटर पर लीटर सांद्रता पर संतृप्त होते हैं। मतलब उनको ज़्यादा CO2 मिलने पर ज़्यादा परफॉर्मेंस करते हैं। और इसी वजह से ये कारण है कि आजकल खेती के मामले में, आधुनिक खेती में पॉली हाउस या ग्रीन हाउस जो फार्म होते हैं उनमें ज़्यादा उत्पादन देखा जाता है, क्योंकि वो बंद होता है चारों तरफ से। तो उसमें लगाने वाले C3 प्लांट कौन कौन से हैं, जैसे मैं उदाहरण बता दूं आपको, मिर्च है, टमाटर है, खीरा है, लौकी है, ये सारी चीज़ें, करेला है, ये सारी चीज़ें पॉली हाउस में ज़्यादा लगाई जाती है। और ये सभी C3 पादप है। क्यों लगाई जाती है, क्योंकि बंद होने की वजह से CO2 की कंसंट्रेशन उसमें लगातार बढ़ती रहती है, और 450 माइक्रोलीटर कंसंट्रेशन होने तक वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो लगातार बढ़ती रहती है।
इसलिए पॉली हाउसेज में इस तरीके से खेती की जाती है। उसके बाद ये 3 कारक हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला है प्रकाश, दूसरा है तापमान, तीसरा है सांद्रता। उसी में अपन ने पॉली हाउस ग्रीन हाउस का कंसेप्ट जो है वो लिया है। यहीं से एग्जैक्टली ज्यादा खर्च पॉली हाउस वाली खेती, ज्यादा प्रॉफिट वाली खेती जो है उसको प्रमोट किया जाता है। बाद में कभी फुर्सत से बात करेंगे कि फायदा किसका है और नुकसान किसका है। इसके लिए आप बने रहिए, क्यूरियोसिटी को जानते रहिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आपको एक षड्यंत्र की तरह धीरे धीरे लगने लगती है जब आप उनके बारे में ज्यादा रिसर्च करते हैं, उनके बारे में इन डेप्थ जानकारी जुटाते हैं। लास्ट कारक जो हमारा बच रहा है इस टॉपिक का वो है जल, वाटर मॉलिक्यूल। तो हम जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर वाटर की ही डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो प्रकाश अभिक्रिया में शुरुआत में ही जल का अणु जो विघटन के लिए चाहिए होता है वो नहीं मिलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जल की अगर कमी होती है तो पत्तियां जो है वो मुरझाई हुई रहती है, उनके रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं और O2 और CO2 जैसी गैसों का एक्सचेंज जो वातावरण पर्यावरण के साथ होता है वो भी बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से ये सारे कारक जो है वो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। लगभग सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज छूट गई है, किसी और चीज के बारे में आपको और डिटेल से जानना है, या और आपकी किसी मुद्दे पर ज्यादा क्यूरियोसिटी है, आप कुछ जानना चाहते हो, आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठता है, तो आप इस वीडियो के नीचे ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको उसकी जानकारी अगले वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा। साथ ही आपसे एक बार फिर से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस विज्ञान की प्रचार और प्रसार की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने जरूर ऐसा सुना होगा अपने पूर्वजों से, अपने घर में भी, कि ज्ञान जो है वो हमेशा बांटने से बढ़ता है। मैंने तो हमेशा सुना है और उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। जैसा कि मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं, और इसी वजह से मैं शायद उनको बार बार ये कहता रहता हूँ कि विज्ञान या कोई भी अच्छा विषय, रुचिकर विषय जिसमें आपकी रुचि है, उसको समझने की ज्यादा जरूरत है, उसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और क्यों ऐसा मैं बोलता हूँ याद करने की जरूरत नहीं है, कई बार टीचर्स भी इस बात का अपोजिशन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप साइंस में इन डेप्थ जाते हैं तो एक साइकोलॉजी या एनिमल बिहेवियर का एक कॉन्सेप्ट होता है, लर्निंग या याद करना, यादाश्त कैसे बनती है, उसके बिहाफ पर मैं सारी चीजें बोलता हूँ। और ये मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करके समझ भी चुके हैं। शायद जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो एक ही बात में इस बात को समझ रहे हैं कि के सर की क्लास में या बायोलॉजी या साइंस को जब हम रुचि से, इंटरेस्ट से पूरी बात समझ कर पढ़ते हैं तो उसमें बिल्कुल भी हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें चीज़ों को बस समझना होता है, उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप हमारे दिमाग में एक एक फाइल की तरह लगातार सेव होती जाती है और हमें कभी उन्हें रखना नहीं पड़ता है। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबा हो चुका है। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपको वीडियो अच्छे मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलेंगी। अपने नए फ्रेंड्स या रिश्तेदारों को, जिनको आप स्टूडेंट्स को जोड़ना चाहते हैं, ऐसी बातों से रूबरू कराना चाहते हैं, उनको भी आप ये वीडियो, ये चैनल जो है वो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम में जुड़ सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।